हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम भारतीय संविधान में हुए महत्वपूर्ण संशोधन के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ अगर इस वीडियो को आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन पे हम पिन कर देंगे और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर देंगे, जहां से आप लिंक पे डायरेक्ट जा करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, इस वीडियो में अगर हम बात करें तो इस वीडियो में हम सबसे पहले सामान्य जानकारी पढ़ेंगे और इसके अलावा संविधान में कैसे संशोधन किया जाता है इसकी प्रक्रिया के बारे में उल्लेख करेंगे और संविधान में कितने प्रकार से संशोधन किया जा सकता है, और अंत में महत्वपूर्ण जो भी अभी तक संविधान में संशोधन हुए हैं उसके बारे में हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि आखिरकार संविधान संशोधन होता क्या है। साथियों, अगर हम बात करें संविधान संशोधन के बारे में तो संविधान संशोधन जो होता है मुख्यतः जो भी हमारे संविधान में प्रावधान दिए गए हैं या फिर आर्टिकल दिए गए हैं उनको परिवर्तित करना या फिर उनको समाप्त करना, या जिसे निरसन बोला जाता है, या फिर कुछ प्रावधानों को जोड़ना। अगर ये सभी कार्य हम करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? संविधान संशोधन कहा जाता है। अब संविधान में संशोधन क्यों किया जाता है? संविधान में जो संशोधन किया जाता है उसका जो मुख्य उद्देश्य है तो संविधान को एक जीवंत दस्तावेज बनाए रखना है, यानी संविधान हमेशा हमारे देश के शासन प्रशासन व्यवस्था के अनुरूप चलता रहे, इसीलिए हम संविधान में संशोधन करते हैं। और संविधान में कोई भी ऐसा प्रावधान जो कि अब मूल रूप से उपयोग में नहीं है या फिर उसमें परिवर्तित करने की जरूरत है तो उसके लिए हम संविधान में संशोधन करते हैं। और अगर बात किया जाए तो इसमें जो संवैधानिक रूप से प्रावधान दिया गया है संविधान संशोधन के लिए वो हमारे संविधान में भाग 20 में दिया गया है और अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन किया जाता है। अब जो संविधान संशोधन की एक तरह से प्रक्रिया है, किस प्रक्रिया के माध्यम से हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो साथियों, अगर हम बात करें प्रक्रिया के लिए तो सबसे पहले संविधान में संशोधन के लिए एक प्रस्ताव लाया जाएगा। अब प्रस्ताव को हम क्या कह सकते हैं? आपने सुना ही होगा, प्रस्ताव को या तो विधेयक कहा जाता है या फिर उसे बिल कहा जाता है, जो कि एक तरह का प्रस्ताव होता है जिसमें हम जो भी संशोधन करना है उसे उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। अब इस विधेयक या बिल को कहाँ लाया जाएगा? संसद में लाया जाएगा। संसद के किसी भी सदन में इस विधेयक को लाया जा सकता है, या तो लोकसभा में लाया जा सकता है या तो राज्यसभा में लाया जा सकता है, किसी भी सदन में लाया जा सकता है। अब एक सवाल आता है कि इसे लाता कौन होगा संशोधन करने के लिए? तो हमारे जो भी प्रतिनिधि हैं यानी जो सांसद सदस्य हैं, चाहे वह मंत्री के रूप में हो या फिर किसी भी सांसद सदस्य के रूप में हो, सांसद सदस्य के रूप में, तो इनके द्वारा ये विधेयक या बिल को लाया जाता है, जो कि संविधान में संशोधन करने के उद्देश्य से लाया जाता है। इसे किसी भी सदन के सांसद सदस्य या फिर मंत्री ला सकते हैं, चाहे वह लोकसभा के हों चाहे वह राज्यसभा के हों। जैसे ही ये प्रस्ताव आता है तो इस प्रस्ताव में विचार विमर्श किया जाता है और उसके पश्चात जो भी सदस्य उस सदन में, चाहे वह सदन लोकसभा का हो या फिर राज्यसभा का हो, तो उस सदन के लोग इसे पारित करते हैं। अब पारित करने के लिए एक वर्ड आता है विशेष बहुमत। विशेष बहुमत के माध्यम से इस विधेयक या बिल को पारित कराया जाता है। अब विशेष बहुमत में होता क्या है? विशेष बहुमत में होता है कि जो भी सदन की सदस्य संख्या है उसके 50% से अधिक लोगों की उपस्थिति होनी चाहिए। साथ ही साथ जो भी मतदान करने वाले हैं उसका 2/3 हिस्सा से वो बिल या विधेयक को पास कराया जाना चाहिए। तो प्रत्येक सदन में अलग अलग, अगर लोकसभा में लाया गया है तो पहले लोकसभा में इसे पारित कराया जाएगा और राज्यसभा में लाया गया है तो राज्यसभा में पारित कराया जाएगा। इन केस अगर लोकसभा में लाया जाता है, लोकसभा में ही ये बिल खारिज हो जाता है तो ये संविधान संशोधन नहीं हो पाएगा फिर। या फिर अगर लोकसभा से पास हो जाता है, अगर लोकसभा से ये बिल पास हो गया और फिर ये राज्यसभा में गया और राज्यसभा में कैंसिल हो गया तो फिर ये बिल नहीं, विधेयक अधिनियम आगे चल के नहीं बन पाएगा। इसी तरह अगर राज्यसभा में कोई बिल आता है तो राज्यसभा में पारित होने के बाद उसे कहाँ जाना ले जाया जाता है? लोकसभा में लाया जाता है। जब इन दोनों सदनों से, यानी चाहे वह लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, यहां से ये बिल क्या हो जाता है? पास हो जाता है। पास होने के पश्चात ये बिल अंततः किसके पास जाएगा? राष्ट्रपति के पास जाएगा।
राष्ट्रपति के पास ये बिल जाएगा और राष्ट्रपति इस बिल पर साइन करेंगे, और जैसे ही इस बिल पर हस्ताक्षर राष्ट्रपति कर देंगे तो यह बिल क्या बन जाएगा, अधिनियम बन जाएगा। और अब यह एक तरह से अधिनियम बनने के पश्चात इसे लागू कर दिया जाएगा, या उस जो भी प्रावधान है या फिर जिस रिगार्डिंग संविधान में संशोधन किया गया है वो प्रक्रिया या फिर वो प्रावधान बदल दिया जाएगा। साथियों, अगर बात करें तो संविधान संशोधन में एक वर्ड आपने सुना होगा कि राष्ट्रपति कभी कभी संयुक्त बैठक बुलाते हैं। तो इस प्रक्रिया है तो जो संयुक्त बैठक का प्रावधान है तो संयुक्त बैठक इसमें नहीं बुलाई जा सकती है। साथ ही साथ इसके लिए जो हमारा राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की अगर बात किया जाए, किसकी, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति, तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति भी नहीं ली जाती है। किसके लिए, संविधान संशोधन प्रक्रिया के लिए। साथ ही साथ एक और इसमें बात आप याद रखिएगा कि कोई भी विधान मंडल होगा, विधान मंडल जो कि बेसिकली राज्यों में होता है, जैसे कि सांसद केंद्र में होता है और संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ऐसे ही विधान मंडल के दो सदन होते हैं, एक होता है विधान सभा और दूसरा होता है विधान परिषद। तो विधान मंडल में संविधान संशोधन से संबंधित कोई भी प्रावधान नहीं लाए जाते, अर्थात विधान मंडल के द्वारा संविधान संशोधन की प्रक्रिया नहीं पूरी की जा सकती है। अब आगे हम चलते हैं साथियों, कितने प्रकार से हम संशोधन कर सकते हैं। आखिरकार संविधान में जो संशोधन किया जाता है वो कितने प्रकार से किया जा सकता है, तो इसके लिए हम एक बार डिटेल से डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें संविधान में कितने प्रकार से संशोधन किया जाता है, तो ये टोटली 3 प्रकार से किया जा सकता है। और ये 3 प्रकार कौन कौन से हैं इसके बारे में हम एक बार नॉर्मली रूपरेखा देख लेते हैं। ये दोस्तों पीडीएफ में लिखा हुआ है कि क्या प्रक्रिया है, कैसे प्रक्रिया है। और अगर इस प्रक्रिया को आप मतलब इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन पे आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। साथ ही साथ अगर साथियों बात करें संविधान में जो संशोधन किया जाता है वो कितने प्रकार से किया जाता है, तो संविधान में मुख्यतः जो संशोधन किया जाता है वो 3 प्रकार से किया जाता है। एक होता है साधारण बहुमत, एक होता है विशेष बहुमत, और एक होता है विशेष बहुमत तथा आधे से अधिक जो राज्य की विधानसभाएं हैं उनका समर्थन चाहिए होता है। अब ये किस केस में किया जाता है, जब भी संघीय ढांचे में, जब भी संघीय ढांचे में या संविधान के कोई भी संघीय प्रावधान में परिवर्तन करना होता है, उस केस में विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों का भी समर्थन, आधे राज्यों की जो विधानसभाएं हैं उनका भी समर्थन चाहिए होता है। तो अब चलिए साथियों हम पढ़ लेते हैं कि प्रकार के बारे में। तो सबसे पहला जो प्रकार है हमारा वो क्या है, साधारण बहुमत। तो जो साधारण बहुमत के द्वारा संविधान में संशोधन किया जाता है उसे मुख्यतः आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाता है। यानी अगर बात किया जाए आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन का, तो इसे साधारण बहुमत को 368 के तहत परिधि से बाहर रखा गया है। अब इस संशोधन में क्या संशोधन कैसे किया जाता है, तो इसमें जो भी सदन में जितने भी लोग उपस्थित हैं और जो भी मतदान करने वाले हैं उसमें से 50% लोगों की क्या चाहिए होती है, सहमति चाहिए होती है। अगर इसमें 50% लोगों की सहमति हो गई तो इसे संविधान संशोधन मान लिया जाएगा, यानी ये संविधान में संशोधन कर लिया जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें संविधान में संशोधन, ऐसा संशोधन कहाँ कहाँ किया जाता है, तो ऐसा संशोधन बेसिकली जो नए राज्य हैं इनके निर्माण के लिए, साथ ही साथ नए राज्यों की स्थापना करना है, उस केस में ऐसा संविधान संशोधन किया जाता है। साथ ही साथ जो भी विधान परिषद है, विधान परिषद इसका गठन करना है या फिर इसे किसी राज्य में समाप्त करना है तो भी उसे साधारण बहुमत के द्वारा समाप्त किया जा सकता है। इसके अलावा एक और है जिसमें कि किसी भी राज्य के अगर नाम में परिवर्तन करना है, राज्य के नाम में परिवर्तन करना है और राज्य की सीमा में परिवर्तन करना है तो भी साधारण बहुमत के द्वारा संविधान में संशोधन किया जाता है। अब हमारा दूसरा जो प्रकार है वो कौन सा है, दूसरा प्रकार की अगर हम बात करें तो दूसरे प्रकार में आता है विशेष बहुमत। विशेष बहुमत।
अब विशेष बहुमत के द्वारा मैक्सिमम जितने भी संशोधन किए जाते हैं, जो भी संविधान में अगर संशोधन किए जाते हैं वो किसके द्वारा किए जाते हैं? मुख्यतः विशेष बहुमत के द्वारा ही किए जाते हैं। विशेष बहुमत में क्या होता है? विशेष बहुमत में जो भी उपस्थित सदस्य हैं और मतदान करने वाले हैं, इनके 2/3 बहुमत से पारित करा दिया जाता है। अर्थात अगर आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, अगर 5 व्यक्ति हैं टोटल, तो इनमें से अगर 2/3 कितना हो जाएगा? अगर 3 व्यक्तियों ने भी इसमें समर्थन कर दिया तो क्या हो जाएगा? इस बिल को पास मान लिया जाएगा, यानी संशोधन को पास मान लिया जाएगा। और दोनों सदनों में होगा ऐसा ही। इसके द्वारा जो हमारे मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज, इसके अलावा जो डीपीएसपी है, इसमें भी इसी के द्वारा परिवर्तन किया जाता है। साथ ही साथ जो हमारा तीसरा प्रकार पढ़ेंगे तो उसके बाद मैं एक बात और बताऊंगा कि जितने इन प्रावधानों के अलावा पहले साधारण बहुमत और विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्यों के बाद जो भी संशोधन किए जाते हैं वो इसी आर्टिकल के तहत किए जाते हैं। अब हम तीसरे प्रकार को समझ लेते हैं। तीसरा प्रकार है विशेष बहुमत प्लस जो आधे से अधिक राज्य हैं, आधे राज्यों का समर्थन। इसमें भी सेम प्रक्रिया होती साथियों, बस इसमें ये होता है कि अगर संविधान में संशोधन करना है, जो भी राज्य हैं हमारे यहाँ, तो उनमें से आधे से कम जो आधे राज्य हैं इनका समर्थन होना जरूरी होता है। समर्थन के साथ साथ अगर हम समय सीमा की बात करें तो इसमें कोई भी समय सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है कि इतने समय में राज्यों को अपना समर्थन देना ही पड़ेगा। इसके अलावा अगर बात करें तो इस प्रक्रिया के माध्यम से किसका संशोधन किया जाता है कि जो राष्ट्रपति का चुनाव है, राष्ट्रपति का चुनाव और चुनाव का जो तरीका होता है, चुनाव का जो तरीका होता है इसमें संशोधन किया जाता है। इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं, इनमें अगर कुछ चेंजेस करना है या इनके जो नियमों में कुछ चेंजेस करना है तो भी आर्टिकल 368 का जो तीसरा प्रकार है विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्यों का समर्थन, तो इसके माध्यम से संशोधन किया जाता है। अब जो हमने पहला पढ़ा था यानी साधारण बहुमत के द्वारा जो हमने पढ़ा था, साधारण बहुमत में जो भी प्रकार के संशोधन है और जो भी संशोधन हमारे किसके द्वारा हुए हैं? विशेष बहुमत के द्वारा। इन दोनों को विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्यों के समर्थन के द्वारा, जो भी इसके अलावा प्रावधान बचते हैं उसमें संशोधन किसके द्वारा किया जाता है? विशेष बहुमत के द्वारा किया जाता है। साथियों, ये हमने एक बेसिक डिटेल देख ली है और इसका पीपीटी में भी जिक्र है। आप देख सकते हैं कि जो भी साधारण बहुमत के द्वारा संशोधन किया जाता है उसमें क्या होता है कि उपस्थित और जो भी मतदान करने वाले व्यक्ति हैं तो उनके 50% के समर्थन से हो जाता है। नए राज्यों के गठन में इसका प्रयोग किया जाता है, स्थापना में, सीमा में परिवर्तन और विधान परिषद का निर्माण और उसके समाप्ति में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा अगर बात करें तो विशेष बहुमत से भी 50% की उपस्थिति और 2/3 बहुमत से इसे पास किया जाता है। मौलिक कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्वों में इसके द्वारा परिवर्तन किया जाता है। अब जो विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्यों की सहमति, तो ये यहाँ पास गलत है। इसमें आपका जो राष्ट्रपति है उसका निर्वाचन और उसके तरीके के बारे में हम इसमें संशोधन करते हैं और सुप्रीम कोर्ट यानी जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है उसमें संशोधन जो करना होता है इसके माध्यम से किया जाता है। अब हम देख लेते हैं कि जो हमारे संविधान में महत्वपूर्ण संशोधन हुए हैं उनके बारे में एक बार हम डिटेल से डिस्कशन कर लेते हैं। तो पहला जो संविधान संशोधन हुआ था 1951 में हुआ था। इस संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और इस 9वीं अनुसूची में जो भी विषय लाए गए थे उनको न्यायालय में चुनौती नहीं जीत सकती है। हालांकि इसमें यह भी प्रावधान किया गया था कि न्यायालय में जो न्यायिक समीक्षा सुप्रीम कोर्ट को मिली हुई है उसके तहत वो 9वीं अनुसूची के विषयों को न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकता है, किंतु बाद में इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया था और जो भी 9वीं अनुसूची है उसमें भी जो भी विषय थे उसमें भी जो न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट है उसमें न्यायिक समीक्षा कर सकता है। इसके बाद हमारा अगला संविधान संशोधन है 7वां संविधान संशोधन। इसमें राज्य पुनर्गठन आयोग को पारित किया गया और उसके माध्यम से जो हमारे देश में ABCD पार्ट बने हुए थे, 4 भागों में बटा हुआ था, उन्हें समाप्त करके 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया
और इसी संविधान संशोधन ने 7वें संविधान संशोधन में ही सबसे पहले यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में उल्लेख किया गया। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो केंद्र शासित प्रदेश है उनका उल्लेख किस संविधान संशोधन में किया गया है, तो 7वें संविधान संशोधन में किया गया है। इसके अलावा अगर बात करें अगला 16वां संविधान संशोधन का, तो इसमें अनुच्छेद 13 में 3 परिवर्तन किए गए और उन अधिकारों पर जो निर्बंधन या फिर प्रतिबंध लगाने का अधिकार दिया गया वो किसे दिया गया, राज्य को दिया गया, यानी उस राज्य को दे दिया गया इसके आर्टिकल के तहत। इसके अलावा अगर हम बात करें 21वां संविधान संशोधन, तो इसमें 8वीं अनुसूची में एक परिवर्तन किया गया और कुल उस समय पे हमारे जो भाषाएं थी वो 14 भाषाएं थी और इसमें एक सिंधी भाषा को जोड़ा गया और इसी के साथ 15 भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल हो गई। इसके अलावा 24वां संविधान संशोधन 1971 हुआ। इसमें अनुच्छेद 368 का उपयोग करके 13 में जो भी संविधान संशोधन के अंतर्गत विधि है तो उसके दायरे से बाहर रखा गया। हालांकि कहने का मतलब यह है कि संसद अनुच्छेद 368 के तहत जो भी विधि बनाएगी वो आर्टिकल 13 के तहत विधि नहीं माना जाएगा। इसके अलावा इसी में एक और प्रावधान किया गया कि जो भी राष्ट्रपति संविधान संशोधन राष्ट्रपति के पास जाएंगे हस्ताक्षर या सहमति के लिए, उसमें राष्ट्रपति को सहमति देना अनिवार्य है। तो इस तरह के प्रावधान 24वें संविधान संशोधन में किए गए थे। अब हमारा आता है 26वां संविधान संशोधन। 26वें संविधान संशोधन 1971 में ये दिया गया कि जो भी पहले के राजा या फिर जो भी राजा महाराजा थे, नरेश थे, उनको एक तरह से सहायता प्रीवी पर्स यानी उनके खर्च बाकी सब चीजों के लिए प्रीवी पर्स और कुछ विशेषाधिकार प्रदान किए गए थे। तो 26वें संविधान संशोधन के द्वारा इन प्रीवी पर्स और विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया, यानी ये कह दिया गया कि अब देशी जो रियासत के राजा रजवाड़े थे उन्हें ये सुविधाएं नहीं मिलेगी। 31वां संविधान संशोधन किया गया और इस संविधान संशोधन के माध्यम से लोकसभा की उस समय पर सीटें 525 थी और इसके बाद यहाँ पास 545 कर दिया गया, यानी 31वें संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा की सीटों को बढ़ा करके 525 से 545 कर दिया गया। 36वां संविधान संशोधन किया गया जिसमें सिक्किम को 22वां राज्य बनाया गया और पूर्ण राज्य बना करके 10वीं अनुसूची को समाप्त कर दिया गया है। यानी जो सिक्किम था सह राज्य का इसको दर्जा दिया गया था, पहले क्या दिया गया था इसको, सह राज्य का दर्जा। और इसके बाद जो 36वां संविधान संशोधन किया गया तो उसमें 10वीं अनुसूची को समाप्त कर दिया गया और सिक्किम को 22वां राज्य बनाया गया। इसके बाद 42वां संविधान संशोधन आता है जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस संविधान संशोधन को लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है और इस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में 3 वर्ड जोड़े गए, यानी संविधान की जो प्रस्तावना थी, संविधान की प्रस्तावना में 3 वर्ड जोड़े गए, एक समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। साथ ही साथ मौलिक कर्तव्य हेतु भाग 4A जोड़ा गया और इसी संविधान संशोधन के माध्यम से जो भी लोकसभा और राज्य विधानसभा था उसका कार्यकाल 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया गया था। इसके अलावा 5 विषय थे जिनमें से वन संपदा, जनसंख्या नियंत्रण, शिक्षा, इन सब विषयों को क्या कर दिया गया, राज्य सूची से हटा करके समवर्ती सूची में कर दिए गए। इस संविधान संशोधन में एक ये भी बात बोली गई कि जो डीपीएसपी हैं वो फंडामेंटल राइट यानी मूल कर्तव्य, मूल अधिकार से बढ़ करके हैं। अब अगला संविधान संशोधन हमारा आता है 44वां संविधान संशोधन। इसके माध्यम से, चूंकि हम जानते हैं कि 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से क्या किया गया था, जो लोकसभा है और विधानसभा इनका कार्यकाल 5 से बढ़ा करके 6 वर्ष कर दिया गया था। अब जो 44वां संविधान संशोधन किया गया इसमें लोकसभा और विधानसभा इनका कार्यकाल फिर से 6 वर्ष से 5 वर्ष कर दिया गया। साथ ही साथ जो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता था उसमें आंतरिक अशांति वर्ड जुड़ा हुआ था, तो आंतरिक अशांति वर्ड के स्थान पर क्या जोड़ दिया गया, सशस्त्र विद्रोह को ऐड कर दिया गया है। इसके अलावा इसी संविधान संशोधन में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया और आर्टिकल 31 जो मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता था, जिसे कि हम क्या कहते हैं, संपत्ति का अधिकार, तो इस संपत्ति के अधिकार को हटा करके अनुच्छेद 300 का में जोड़ा गया और इसे कानूनी या विधि अधिकार बना दिया गया। क्या बना गया, कानूनी या विधिक अधिकार बना दिया गया। तो ये महत्वपूर्ण है 44वां और 42वां संविधान संशोधन। इसके बाद 52वां संविधान संशोधन आता है
जिसमें 10वीं अनुसूची फिर से जोड़ी गई, यानी जो कि हमारी 10वीं अनुसूची को 36वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था, इसे फिर से ऐड किया जाता है यहाँ। और इसमें दल बदल के खिलाफ कानून बनाया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अगर दल बदल करेगा, यानी एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाएगा, तो उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाना चाहिए, वो इसमें बनाया गया। इसके बाद हमारा आता है 61वां संविधान संशोधन। 61वें संविधान संशोधन में क्या किया गया कि जो भी लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की उम्र 21 वर्ष थी, उसे घटा करके कितना कर दिया गया, 18 वर्ष कर दिया गया। यानी जो मतदान या वोट डालने की उम्र 21 वर्ष थी, उसे कम करके 18 वर्ष कर दिया गया। इसके बाद आता है 65वां संविधान संशोधन। इस संविधान संशोधन के माध्यम से आर्टिकल 338 में संशोधन किया गया और एसटी एससी यानी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग बनाया गया। साथियों, इसके बाद हमारा आता है 69वां संविधान संशोधन। इस संविधान संशोधन में क्या किया गया कि जो दिल्ली था उसको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया और साथ ही साथ दिल्ली में 70 सदस्यीय विधानसभा और 7 सदस्यीय मंत्रिपरिषद की भी व्यवस्था की गई थी। इसके अलावा 71वां संविधान संशोधन आता है। 71वें संविधान संशोधन में फिर से 3 भाषाएं जोड़ी जाती हैं और हमने देखा था कि 21वां संविधान संशोधन हुआ था जिसमें कि क्या जोड़ी गई थी, सिंधी भाषा जोड़ी गई थी और सिंधी भाषा को जोड़ने के बाद कुल भाषाएं 15 हो गई थी। अब इसमें से 3 भाषाएं और जुड़ गई तो टोटल अभी यहाँ पास हमारे पास 18 भाषाएं अवेलेबल हो गई थी। तो 71वें संविधान संशोधन के द्वारा जो 3 भाषाएं जोड़ी गई थी वो नेपाली थी, मणिपुरी थी और कोंकणी थी। और अभी वर्तमान में जो यानी 71वें संविधान संशोधन के बाद जो भाषाएं हो गई थी वो 18 हो गई थी। अब एक महत्वपूर्ण संविधान संशोधन आता है, जैसे कि 42वां और 44वां संविधान संशोधन था, ऐसे ही 73वां संविधान संशोधन है। 73वां संविधान संशोधन बेसिकली पंचायती राज से संबंधित है, पंचायती राज से संबंधित है और इसमें एक नया भाग जोड़ा जाता है, भाग 9, और एक अनुसूची जोड़ी जाती है, अनुसूची 11, जिसमें कि 29 विषय जोड़े गए थे और यहीं पास पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रावधान किया गया था। इसके अलावा यहाँ पास ये भी कहा गया कि जो पंचायती राज में एससी और एसटी के लिए महिलाओं को जो आरक्षण है वो 1/3 जितनी भी सीटें हैं पंचायती राज में, उसमें 1/3 आरक्षण क्या दिया जाएगा, महिलाओं को दिया जाएगा। इसके बाद 74वां संविधान संशोधन आता है। 73वां संविधान संशोधन जहां पंचायती राज से संबंधित था, वहीं 74वां संविधान संशोधन स्थानीय या फिर नगरीय निकाय से संबंधित था, स्थानीय या नगरीय निकाय से। अब इससे आप एक ट्रिक या फिर एक लिंक के माध्यम से भी याद कर सकते हो कि जैसे 73वें में क्या जोड़ा गया, भाग 9 जोड़ा गया, ठीक, तो इसमें भाग 9 का जोड़ दिया गया। उसमें अनुसूची कौन सी जोड़ी गई थी, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। इसमें एक और अनुसूची जोड़ी गई, 12 अनुसूची, और जिसमें कि कितने विषय थे, 18 विषय थे। तो इस तरह से जो 74वां संविधान संशोधन था वो क्या था, स्थानीय नगरीय निकाय से संबंधित था। अब हम आगे की ओर देख लेते हैं और भी महत्वपूर्ण जो भी संविधान संशोधन हुए थे। तो इसके बाद होता है 86वां संविधान संशोधन। 86वां संविधान संशोधन के माध्यम से जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे थे, इनके लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया और इसी के तहत अनुच्छेद 45 और 51A में भी चेंजेस किया गया और जो प्राथमिक शिक्षा है या फिर जो बच्चों को शिक्षा है उसे दिया गया। साथ ही साथ इसमें 21A में भी संशोधन करके 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मौलिक अधिकार के रूप में शिक्षा प्रदान किए जाने का प्रावधान बनाया गया। इसके बाद 89वां संविधान संशोधन किया गया, जिसमें कि एसटी यानी अनुसूचित जनजाति आयोग को क्या कर दिया गया, पृथक किया गया। अब साथियों आपको याद रखना पड़ेगा कि हमारे यहाँ 65वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें कि क्या किया गया था, आर्टिकल 338 के तहत एसटी और एससी आयोग बनाने की बात की गई थी और यहाँ पास क्या किया गया, एसटी एससी आयोग को पृथक किया गया, यानी एसटी अनुसूचित जनजाति आयोग को 89वां संविधान संशोधन के द्वारा अलग कर दिया गया। इसके बाद आता है 91वां संविधान संशोधन। इसमें यह किया गया कि चूंकि पहले क्या होता था कि जो भी मंत्री परिषद होते थे इनकी संख्या काफी ज्यादा हो जाती थी, हर व्यक्ति को एक नया विभाग बना करके दे दिया जाता था। अब जो 91वां संविधान संशोधन हुआ
उसमें ये कहा गया कि लोकसभा और राज्य विधानसभा है, इनमें जो भी टोटल सीट्स होंगी, उसका 15% से अधिक आप मंत्रिपरिषद या मंत्रिपरिषद का गठन नहीं कर सकते। यानी मंत्रिपरिषद की जो संख्या होगी सदस्यों की, वो टोटल लोकसभा और विधानसभा सीटों का 15%। अगर विधानसभा की बात करें तो 15% और लोकसभा में भी इसी तरह 15% होगी। साथ ही साथ इसमें मुख्यमंत्री और प्राइम मिनिस्टर को ऐड किया जाएगा, यानी ये 15% में मुख्यमंत्री और जो प्रधानमंत्री वो इंक्लूड रहेंगे। साथ ही साथ ये कहा गया कि अगर किसी भी राज्य में सीटें कम है तो वहां न्यूनतम संख्या जो है वो 12 होनी चाहिए। मंत्रियों की संख्या जो है, मंत्रिपरिषद के समूहों की संख्या वो 12 होनी चाहिए, यानी संख्या मंत्रियों की 12 से कम नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर कहीं सीट कम है तो वहाँ 15% में तो 1-2 सीट आएंगी, वहां भी 12 सीटें अवेलेबल होना जरूरी है। इसके अलावा 97वां संविधान संशोधन किया जाता है 2012 में, जिसमें सहकारी समितियों का प्रावधान जोड़ा गया और इसके लिए भाग 9B जोड़ा गया। 9A कहाँ जोड़ा गया था? 9A जोड़ा गया था 74वें संविधान संशोधन में, भाग 9 जोड़ा गया था 73वें संविधान संशोधन में। तो आप इसको याद रख सकते हो कि कब क्या जोड़ा गया। तो साथियों, हम याद रख सकते हैं कि जो 73वां संविधान संशोधन हुआ उसमें भाग 9 जोड़ा गया। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? अनुसूची 11 जोड़ी गई, जिसमें कि 29 विषय थे। ठीक, किससे संबंधित थी ये? पंचायती राज से संबंधित थी। इसके बाद 74वां संविधान संशोधन होता है, इसमें भाग 9A या 9 का जोड़ा गया। अनुसूची कौन जोड़ी गई? अनुसूची 12 जोड़ी गई, जिसमें कि 18 विषय थे। साथ ही साथ ये किससे संबंधित है? नगरीय निकाय से, नगरीय या फिर स्थानीय जो भी लोकल गवर्नमेंट है उनसे संबंधित था। तो ये चीज आपको याद रखना है मुख्यतः। इसके बाद जो हमारा संविधान संशोधन 97 हुआ, उसमें भाग 9B जोड़ा गया और सहकारी समिति का प्रावधान किया गया। इसी तरह सहकारी समिति का प्रावधान 19 फर्स्ट के C में किया गया और 43B में सहकारी शब्द को जोड़ दिया गया। इसके अलावा 99 संविधान संशोधन हुआ, वो किससे संबंधित था? वो सुप्रीम कोर्ट का जो कॉलेजियम प्रणाली थी, यानी जो न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित कॉलेजियम प्रणाली थी, इसके लिए क्या लिया गया? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक बताते हुए समाप्त कर दिया। हमारा अगला जो संविधान संशोधन हुआ वो 100वां हुआ, जिसमें भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि समझौते से जो कि संबंधित था। इसके अलावा 101वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें कि हमने किस चीज का प्रावधान किया? GST का प्रावधान किया था। इसके अलावा 102वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें OBC आयोग बना। अब यहाँ पास आपको दोस्तों रिकॉल करना है। 65वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें ST और SC आयोग बना। 89वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें ST आयोग को अलग किया गया और 102वां संविधान संशोधन हुआ, जिसके द्वारा OBC आयोग को बनाया गया। अब 103वां जो संविधान संशोधन, चूंकि ST SC को भी चीजें मिल गई, OBC को भी मिल गई, तो अब जो भी इकोनॉमिक रूप से कमजोर थे या आर्थिक रूप से कमजोर थे, उनको सहायता प्रदान करने के लिए EWS लाया गया और इसमें 10% रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया। तो ये किसके संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया था? 103वें संविधान संशोधन के माध्यम से। इसके बाद 104वां संविधान संशोधन आया, जिसमें कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह हो गई कि जो भी आंग्ल भारतीय समुदाय के लोग थे, जैसे लोकसभा में 2 लोगों को मनोनीत किया जाता था, तो इस पद को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। साथ ही साथ जो लोकसभा और राज्य की विधानसभा में ST SC के लिए सीटों का आरक्षण था, उसे बढ़ा करके 25 जनवरी 2030 तक बढ़ा दी गई, यानी 10 सालों के लिए और बढ़ा दी गई। यानी जो ST SC के लिए रिजर्वेशन की गई थी सीटें लोकसभा और राज्य की विधानसभा में, उसे 10 साल और बढ़ा करके 2020 से 2030 तक के लिए कर दिया गया। वो सीटें यथावत रहेंगी। इसके अलावा 106वां संविधान संशोधन किया गया और जिसमें यह कहा गया कि SC और ST के लिए, महिलाओं के लिए जो भी आरक्षण सीटें हैं, 1/3 सीटें किसके लिए आरक्षित की जाएंगी? महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएगी। यानी जो दिल्ली की विधानसभा या किसी भी राज्य की विधानसभा है या लोकसभा है, तो जिसमें सीटें ST SC के लिए आरक्षित हैं, यानी एक इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे मान के चलो कि जो भी लोकसभा है या फिर विधानसभा है या फिर दिल्ली की विधानसभा है,
तो इनमें जो भी एसटी और एससी के लिए सीटें आरक्षित हैं, यानी अगर एसटी और एससी के लिए सीटें आरक्षित हैं 10, तो इसका 1/3 हिस्सा यानी 10 में से अगर तीसरा हिस्सा निकाला जाए तो वो किसके लिए आरक्षित किया जाएगा? महिलाओं के लिए। यानी कहने की बात ये हो गई है कि जो भी एसटी एससी की सीटें रिजर्व थी उसमें से 1/3 हिस्सा जो किसको दे दिया गया? महिलाओं को। एसटी एससी वाली ही सीट से 1/3 कि उसमें महिलाएं भी जाएंगी। अब इसका करने का उद्देश्य क्या था? इसका करने का मुख्य उद्देश्य था ताकि जो महिलाएं हैं इनकी भागीदारी किसमें? राजनीति में भी इनकी भागीदारी बने, और राजनीति में भागीदारी बनेगी तो काफी अच्छा प्रभाव पड़ेगा और महिलाओं के सुरक्षा संबंधी बहुत सारी वो बनाई जा सकती हैं, रणनीतियां बनाई जा सकती हैं। तो साथियों, आज के इस वीडियो में इतना ही। और अगर आपको ये चाहिए कि इस वीडियो के एमसीक्यूज भी लाए जाएं तो आप इस वीडियो के कमेंट में कर सकते हो कि जो भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो लाया जाए। तो मैं जरूर इम्पोर्टेंट एमसीक्यू, चाहे वह किसी भी स्टेट पीसीएस से रिलेटेड हो या फिर एसएससी या कोई भी एग्जाम हो, उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण एमसीक्यूज की सीरीज में करा दूंगा। लगभग 50 से 80 क्वेश्चन के बीच में रहेंगे उसमें, और डिटेल से डिस्कशन करेंगे। ऐसा नहीं कि टिक मार करके नहीं, उसके आंसर भी बताया जाएगा और साथ ही साथ आपको उसके बारे में पूरे फैक्ट भी रिवाइज करवाते चलेंगे, ऑप्शन को डिटेल में डिस्कशन करते हुए। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।